नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। तो चलें आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज की कक्षा को मैं आरंभ करूं उससे पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस कक्षा के साथ लाइव जुड़ जाएं। जो जुड़ चुके हैं वो दूसरे विद्यार्थियों को लाइव जोड़ने का कार्य करें ताकि कोई विद्यार्थी इस कक्षा के लाभ से वंचित ना रह जाए। ये जो कक्षा है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपको आपके भविष्य में अगर जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। इसलिए कक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए ताकि कोई भी विद्यार्थी इस कक्षा के लाभ से वंचित ना रह जाए। और सभी विद्यार्थी जितने भी प्रश्न आपको इस कक्षा में पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलें करते हैं शुरू आज की इस कक्षा को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहा जाता है? जिसका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, या फिर जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या फिर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो बताएंगे इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। एक बार अच्छे से प्रश्न को समझे, प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। स्वर किसे कहा जाता है? जब हमने स्वर वर्ण विचार पढ़ा था उसमें स्वर की परिभाषा आपको करवाई गई थी, तो उसमें आपको ये चीज बताई गई थी कि स्वर किसे कहा जाता है। तो बताएंगे, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी अच्छे से प्रयास करें। कोई ऐसा विद्यार्थी ना रह जाए जो इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, क्योंकि अधिक कठिन प्रश्न नहीं है, बड़ा सरल प्रश्न है। सोच समझकर बस आपको उत्तर करना है। तो चले देखते हैं इसका सही विकल्प, विकल्प बी, अर्थात जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसको कहा जाता है स्वर। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो अवरोध मत नहीं होता है, आ ई ओ, तो देखो कोई अवरोध नहीं हो रहा, बिना अवरोध के होता है, कोई विघ्न बाधा नहीं होती, तो उसको कहा जाता है स्वर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया बहुत बहुत शाबाश, और जिनका उत्तर गलत हो गया है कोई दिक्कत नहीं, वो फिर से ऐसे प्रयास करते रहे। आगामी कक्षा में अगर मैं ये प्रश्न दोबारा आपसे पूछता हूं तो उत्तर बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। देखिए ये जो आपकी अभ्यास कक्षा है इसमें गलती करने से नहीं डरना है। अगर गलती हो जा रही है तो हमें सीखना है, गलती नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अगर गलती होते हैं तो हम कईयों का ये हो जाता है कि नहीं मेरे से प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया मैंने, अब आगे मैं उत्तर दूं ना दूं मेरी बेइज्जती हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है ना। आराम से, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि सारा परिवार है, हम एक पारिवारिक सदस्य हैं और सदस्यों में किसी प्रकार की कोई बेइज्जती नहीं होती। ठीक है, इसलिए अगर किसी का उत्तर गलत भी होता है कोई भी, तो उसको याद रखें कि इसका सही उत्तर क्या है और आगामी कक्षा में उसका सही उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? विकल्प ए ख, विकल्प बी च, विकल्प सी म, या विकल्प डी छ। तो इसमें से घोष वर्ण बताना है। ठीक है, घोष घोष को सघोष भी कहा जाता है। ठीक है, घोष को सघोष भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दो प्रकार के होते हैं ना, घोष और सघोष, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। अब बताएंगे इसमें से सघोष वर्ण कौन सा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। शाबाश। हाँ जी, बताएंगे इसका सही विकल्प क्या होगा। चलें, तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अर्थात म जो है वो घोष वर्ण है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास अघोष वर्ण आते हैं। देखो प्रत्येक वर्ग का तीस चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो हमारे पास आता है घोष वर्ण के अंतर्गत। ठीक है, मतलब घोष बोल रहा हूं कि ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ग घ गा ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म, ये सारे के सारे घोष वर्ण आ जाते हैं। और स्वर अ आ इ उ ए
ए ओ औ, ये सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं घोष वर्ण। ठीक है, अंतःसद व्यंजन ये भी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यर लव और ऊष्म व्यंजन ह। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो हमारे पास अघोष, देखो तीसरा चौथा पांचवा अघोष हो गया, ठीक है, जो घोष हो गया, और बाकी जो बचे हमारे पास अघोष हो गए। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? आश्रम, प्यास, प्रांगण या उद्वेग। तो इसमें से तत्सम तद्भव शब्द बताएंगे। शाबाश। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द है ना। हाँ जी, उत्पत्ति के आधार पर, बिल्कुल जी, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो तत्सम तद्भव शब्द बताएंगे, तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प बी, प्यास। ठीक है, जो इसमें प्यास शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, बाकी आश्रम, प्रांगण और उद्वेग ये सारे के सारे हमारे पास तत्सम शब्द आते हैं। जिनको नहीं पता है उनको ये बता दूं, जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं जो कि, तद्भव शब्द कौन से होते हैं जो कि, बताओ, शाबाश, कमेंट कीजिए। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? हिंदी भाषा के शब्दों को, हिंदी के शब्दों को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर बिल्कुल सही है बहुत बढ़िया, और जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द युगम पर्यंत प्रयक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तड़, कीचड़, तक, पलंग, प्यप्ति, पलंग या फिर समग्र, पीड़क। तो इसमें से बताएंगे पर्यंत और प्रयक का क्या अर्थ है। शाबाश। जो विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कक्षा को, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक कक्षा को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जब आप कक्षा को लाइक और शेयर करेंगे तभी अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस कक्षा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सभी छात्र एक बार इस कक्षा को लाइक शेयर जरूर कर दें। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी उत्तर करें। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, तक और पलंग। ठीक है, पर्यंत का अर्थ होता है तक और प्रयक का अर्थ होता है पलंग। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। तक का अर्थ होता है सीमा, कोई सीमा होती है कि तक, वहां तक मुझे जाना है, या फिर सीमा, उसको कहा जाता है। ठीक है, और पर्यंक का अर्थ होता है शैया या पलंग। चलो आगे है, उपल और उत्पल का सही अर्थ बताएंगे। उपल, उपल और उत्पल का अर्थ क्या है? ओला, कमल, ऊपरी, पानी, जवाब, वर्षा, कमल, शैवाल, शैवल्य। बताएंगे शैवाल इसमें से कमल सही है, वर्षा जवाब सही है, पानी ऊपरी सही है, कमल ओला। तो इसमें सही बताया। उपल और उत्पल का अर्थ बताएंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इनको कहा जाता है। कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता। ठीक है, तो इसको कहा जाता है श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द। ठीक है, श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द इसको कहा जाता है। श्रुति सम भिन्न अर्थक
शब्द। सुनने में एक समान से परंतु अर्थ में भिन्नता होती है, इसको कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बताएंगे इसमें से सही विकल्प क्या होगा, उपल और उत्पल का सही विकल्प कौन सा होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हाँ जी, तो इसका सही विकल्प क्या है, बिल्कुल ओला और कमल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। ओला और कमल कहा जाता है उपल और उत्पल। ठीक है, इनका ये शाब्दिक अर्थ हुआ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शाबाश, कक्षा को शेयर करते जाएं, दूसरे विद्यार्थियों को कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य करते जाएं। चले अगला प्रश्न है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कलकंठ, कपीश्वर, उत्कृष्ट या रत्नाकर। हाँ जी, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कलकंठ, कपीश्वर, उत्कृष्ट या रत्नाकर। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द, हाँ जी, तो इसका सही विकल्प, बहुत बढ़िया, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द इसमें से देखो, हिमांशु का गलत, देखो कपीश्वर यहाँ पे बी विकल्प दिया गया है, गलत है। ठीक है, तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हिमांशु बोला जाता है चंद्रमा को, यहाँ पर गलत है प्रश्न, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को बोला जाता है हिमांशु, तो विकल्प यहाँ पर आएगा चंद्रमा होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, इसके अतिरिक्त शशि कहा जाता है, राकेश, सुधांशु, मयंक, इंदु सब हिमांशु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसमें से हाँ थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर गलत है, यहाँ पर विकल्प फिर आ जाएगा डी विकल्प आ जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा आएगा। ठीक है, और रत्नाकर किसको कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है समुद्र को। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। शाबाश, क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताएंगे। क्रोध शब्द का क्या पर्यायवाची है, संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। तो इसका सही विकल्प है अमर्ष, जो है क्रोध का पर्यायवाची है। ठीक है, गुस्सा, रोष, कोप, आक्रोश, अमर्ष, प्रतिघात, ये सारे के सारे हमारे पास पर्यायवाची आते हैं क्रोध के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। उद्घाटन का विलोम शब्द समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। तो बताएंगे उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। उद्घाटन करना है ना, जब जैसे किसी दुकान, कोई नई दुकान खोलता है तो उद्घाटन किया जाता है, तो उद्घाटन मतलब आरंभ करना है ना, शुरू करना, तो उसका विलोम क्या होगा। शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, समापन, उद्घाटन का समापन होगा। किसी चीज का उद्घाटन किया, अभी उद्घाटन किया, चलो जी जैसे हम लाते हैं ना खाने की, चलो उद्घाटन किया जाए, इसका भोजन का उद्घाटन करो या कोई खाने की चीज उद्घाटन करो, और फिर आखिर में समापन हो गया जी, समाप्त हो गया। उद्घाटन आरंभ करना और समापन जब कोई चीज समाप्त हो जाती है उसको कहा जाता है। चलो शाबाश, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द बताएंगे। जंगम, अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, जंगम का विलोम शब्द, बहुत बढ़िया जी, जंगम का विलोम होता है स्थावर। देखो जंगम किसे कहा जाता है, आपने वो देखा होगा शायद, आपके उधर हिमाचल में भी होते होंगे, हमारे यहाँ पे तो होते हैं, पंजाब में भी देखा जाता है। वो जो शिव विभाग आते हैं ना, हाथ में घंटी पकड़ी होती है और यहाँ पर उन्होंने मोर पंख लगाया होता है ना,
और शिव विवाह गाते हैं तो उनको जंगम कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, घर घर में घूम के मांगते हैं। तो याद है आपको, जब हम उनको सिक्का डालते हैं तो ऐसे वो क्या करते हैं, उन्होंने जो घंटी बजा रहे होते हैं उसी घंटी को ऐसे उल्टा करके उसमें सिक्का ले लेते हैं, है ना, हाथ से नहीं पकड़ते, उसमें ले लेते हैं सिक्का। तो वो बड़ा अच्छा गाते हैं, उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बम बम भोले, हम उनको क्या बोलते थे, बम बम भोले आए हैं, बम बम भोले आए हैं, उनको जंगम कहा जाता है क्योंकि शिव विवाह गाते हैं, बड़ा अच्छा है ना। तो उनको कहा जाता है जंगम। तो जंगम का अर्थ हुआ है क्योंकि वो घूमते हैं हर जगह, उनको जंगम कहा जाता है। जंगम होता है जो घूमने वाला, इधर उधर घूमता है, उसको जंगम कहा जाता है। और स्थावर जो एक जगह पर स्थित रहे, स्थापित रहे, उसको कहा जाता है स्थावर। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और के लिए, इसमें से क्या विकल्प है? आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन, मतलब, कारण, ये है शब्द का अर्थ। ठीक है, किसका अर्थ? बहुत बढ़िया, आसान प्रश्न है। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ से जो हमने पहले भी कक्षाओं में किए हैं वो वाले प्रश्न को भी मैंने इनमें सम्मिलित किया है, क्योंकि देखो ये नहीं है कि जो प्रश्न हमने एक बार कर लिए दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं, तो उनको दोबारा फिर से मैं कक्षा में पूछता हूँ कि देखते हैं अब कितने विद्यार्थियों ने उसमें उसमें अब गलती नहीं की है। ठीक है, इसलिए तो इसमें बताएंगे कि इसमें से सही विकल्प क्या है। तो प्रश्न आपको जाने पहचाने भी लगेंगे कुछ। ठीक है, और देखो फिर भी विद्यार्थियों कईयों के उत्तर गलत हो रहे हैं, तो गलत नहीं करने हैं, अच्छे से सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही विकल्प है अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या अर्थ होता है? घन, मतलब, कारण, अर्थ का मतलब हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से बताएंगे। सलाद, सनक, सारस या सलाम। स्त्रीलिंग शब्द बताएंगे, इनमें से कौन सा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। कक्षा को लाइक करना ना भूलें, फटाफट से कक्षा को लाइक कर दीजिए। ये आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन करवाई जा रही है। तो रिवीजन का अर्थ क्या होता है? बार बार एक चीज को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप जो जो प्रश्न आपके पहले गलत हुए हों वो दोबारा गलत ना हो। ठीक है, यही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। आपको कोई प्रश्न जो हमने एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा से वो गलत ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए सभी सोच समझकर अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दें ताकि वो भविष्य में गलत ना हो प्रश्न आपके, और जो आपका पिछली बार प्रश्न गलत हुआ था इस बार गलत ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? सनक। सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और आपको मैंने एक बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है कि जब हम स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वाक्य में शब्द को प्रयोग कर देंगे। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुरुष है। ठीक है, यहां से हमें पता लग जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताएंगे। संबंध, अपादान, करण या संप्रदान कारक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अच्छे से वाक्य को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा जा रहा है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। शाबाश, बिल्कुल जी, इसका सही विकल्प है ये अपादान कारक है। मैं बता रहा था ना कि जा रहा है मतलब दूरी, जहां पे दूरी बताई जाए, अलगाव दिखाया जाए, अलग होना दिखाया जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो अपादान कारक, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? हाँ जी बताएंगे। राम की गाय चरती है, वाक्य में किस प्रकार का कार्य है, किस प्रकार का कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक?
राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। बिल्कुल जी, संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पर गाय का राम के साथ संबंध दिखाया गया है, तो इसको संबंध कारक का, के, की, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या, जैसे राम की बहन, ठीक है, राम का भाई, तो इसमें का और की, ये जो हमें संबंध के बारे में बताते हैं। चलो अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम? हम ताजमहल देखने जाएंगे। चलें, शाबाश। बहुत बढ़िया। जो साथी हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं, कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक साझा कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कक्षा को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इस कक्षा का लाभ ले सके। हम ताजमहल जाएंगे कैसा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये? शाबाश, बताओ कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये? उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये, ठीक है। जो किसी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक के अंतर्गत ये आता है उत्तम पुरुष, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है भद्दा, सुंदर, 10 मीटर कपड़ा या फिर 4 कुर्सियां? संख्यावाचक विशेषण से संबंधित हमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण से संबंधित क्या, कौन सा इसमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही विकल्प डी, 4 कुर्सियां, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण वहां पर प्रयोग किया जाता है जब संख्या बताई जाती है किसी वस्तु की, है ना, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको काउंट किया जा सके, उसको कहा जाता है संख्यावाचक, ठीक है। और जहां पर मीटर, देखो जहां पर मीटर, लीटर, किलोग्राम, किलोमीटर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद बताएंगे, अनुरागी, अनादृत, अपमानी या अग्नि? तो इसमें से बताएंगे विशेष्य पद कौन सा है, निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है? शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तम प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। बताएंगे इसमें से विशेष्य पद कौन सा होगा? विशेष्य और विशेषण, है ना, बहुत बार आपको बताया है विशेष्य और विशेषण। जो नए विद्यार्थी हैं, हाँ, उनको बता दूंगा, ठीक है। पुराने विद्यार्थी जिनको पता होता ना, वो भी कमेंट करके बता दिया कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी अच्छे से समझ आ सके। मैं तो बताऊंगा ही, परंतु आप भी बताते रहिए साथ साथ, इससे आपका भी ज्ञान हमें पता लग जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा आपके ज्ञान का भी, और बाकी जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको भी एक चीज को 2 बार 3 बार सुनने को मिल जाएगा, तो अच्छे से भूलेंगे नहीं। जितनी बार कमेंट वो पढ़ेंगे उनको पता लगता है इस चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि निम्नलिखित विशेष्य पद इसमें से कौन सा है? अग्नि, जो क्या है, विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य कौन सा होता है? आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि विशेष्य में क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो सारे के सारे विशेष्य होते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य हो गए, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण, अवगुण, दोष बताते हैं, उनको कहा जाता है विशेषण, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक है? विकल्प ए, सूरज, पक्षी और निकला। समुच्चय बोधक शब्द इसमें से हमें पहचानना है, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताएंगे। शाबाश, समुच्चय बोधक शब्द इसमें है और, ठीक है। और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। क्यों समुच्चय बोधक शब्द किसे कहा जाता है? जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा उसको कहा जाता है समुच्चय, जो वाक्य वाक्यांशों को जोड़ता है समुच्चय बोधक कहा जाता है। और शब्द, ठीक है, सूरज निकला और
देखो एक वाक्य और ये दूसरा उपवाक्य, मतलब उपवाक्य हो गया ना। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, कौन जोड़ रहा है, और ये इसको बोला जाता है समुच्चय बोधक। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है षट रिपु, इसमें इससे बनी संधि कौन सी है? व्यंजन, यण, आदेश, विसर्ग। तो कौन सी संधि होगी ये बताना है। षट रिपु, और षट रिपु की संधि होगी क्या वो भी बताइए, कमेंट कीजिए कि षट रिपु की संधि क्या होगी। शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तम प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा। षट रिपु, षट रिपु का देखो व्यंजन संधि है, ठीक है, और षट रिपु की संधि क्या होगी? षड्रिपु, षड्रिपु कहा जाता है, षट रिपु की संधि षड्रिपु, ठीक है। और षट रिपु का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मतलब 6 शत्रु बोला जाता है। षट रिपु मतलब जो मनुष्य के 6 शत्रु हैं। और जिस अगर 6 की तो बात छोड़ो, ये वैसे सब में 6 होते हैं, अगर इनमें से एक भी हो तो व्यक्ति की सफलता में अड़चन कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें ये जो इनको षट रिपु बोला जाता है, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, और ये सारे के सारे सोचे ये हमारे शत्रु हैं और सारे के सारे हमारे भीतर ही रहते हैं, इनको कहा जाता है षट रिपु। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर अविराम। हाँ जी बताएंगे, इसमें से सही विकल्प क्या होगा, बताएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है कौन सा, मतलब समुच्चय बोधक अगर लोप कर दिया जाए, समुच्चय बोधक आपको बता दिया था जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, और वो समुच्चय बोधक जब हटा दिया जाएगा तो उसके स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। समुच्चय बोधक अव्यय के लोप होने पर क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। अल्प विराम चिन्ह कौन सा? अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम, अच्छा ये तो अविराम है, ये आ गया अर्ध विराम, और ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका क्या अर्थ होता है? शिकार की स्थिति, आक्रामक स्थिति, हास्यपद स्थिति या असमंजस की स्थिति, बताएंगे। इसमें से सही विकल्प क्या होगा? भई गति सांप छछूंदर केरी, तो इसका क्या अर्थ होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तम प्रयास। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है हास्यपद स्थिति है, ठीक है। ये मतलब पढ़कर ही, जब हम इसको पढ़ते हैं, इस लोकोक्ति को पढ़ते हैं तो पढ़कर ही हमें पता, भई गति साप छिछुंदर केरी, तो मतलब हास्यपद स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ हास्यपद स्थिति। उसके बाद है शैतान की आंत, मुहावरे का अर्थ बताएंगे। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य व्यक्ति, लंबी, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका बताएंगे शैतान की आंत किसे कहा जाता है, कि ये तो शैतान की आंत है। तो शैतान की आंत किसको कहा जाएगा? अच्छे व्यक्ति को तो कहा नहीं जाएगा, है ना। तो किसको कहा जाएगा? इसका अर्थ होता है धूर्त व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा धूर्त हो उसको कहा जाता है कि ये तो शैतान की आंत है, ठीक है। शैतान की आंत को कहा जाता है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। आगे है कहावत को कहते हैं लोकोक्ति, सुक्ति, सुभाषित, कही हुई बातें, या फिर बढ़ा चढ़ाकर कहना, छोटे से वाक्य अंश में कुछ कहना, या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो इसमें से बताएंगे कहावत किसे कहा जाता है, कहावत का अर्थ क्या है ना। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। जब मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताया जाता है तो आपको उसमें बताया जाता है लोकोक्ति किसे कहा जाता है, मुहावरा किसे कहा जाता है। लोकोक्ति जो होती है अपने आप में संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। तो लोकोक्ति को सुक्ति, सुभाषित, कही हुई बात लोकोक्ति कहा जाता है, अर्थात कहावत। चलो जी अगला प्रश्न है दीवा
दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। उपरोक्त पंक्ति में अलंकार बताएंगे, उपमा, रूपक, यमक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें। दिवसावसान, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। बताएंगे इसका, इस जो काव्य पंक्तियों में किस अलंकार को प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रयोग किया गया है, इनमें से कोई अलंकार नहीं, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है जी, चलें अगला प्रश्न है, कै कै कारण रोवे वाला जनु टूटी मोतिहन को माला। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। बताएंगे इसमें से कौन सा अलंकार इस पंक्तियों के लिए उपयुक्त अलंकार है, इन पंक्तियों में किस अलंकार को प्रयोग किया गया है। कै कै कारण रोवे वाला जनु टूटो मोतियन को माला। तो बताएंगे कौन सा अलंकार है इसमें। शाबाश, बी उत्प्रेक्षा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, जानू शब्द है, और जहां पर जानने मानने के लिए कहा जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। हाँ जी, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। इसमें विकल्प बी अपूर्ण भूतकाल। नरेश सो रहा था मतलब वो उस समय उठा नहीं था, इसलिए ये हमारे पास क्या आता है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज के प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी है तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि और ज़्यादा विद्यार्थी इस कक्षा के साथ जुड़ सके, इस कक्षा का लाभ ले सके। क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा की तैयारी सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर सके, इसी उद्देश्य से सिविल स्टाफ ने इस कक्षा को आयोजन किया है। रोज ये कक्षा चलती है जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण की तैयारी करवाई जाती है। समय 1 बजे से, ठीक है, तो 1 बजे समय होता है। सभी विद्यार्थी कक्षा में समय पर जुड़ते रहें और दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करते रहें। जो साथी हमारे आज प्रथम बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी उपयोगी नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि आपको जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षाओं में क्या क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी जो सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो ठीक है जी, आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।